सो वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीईटी एंट्रेंस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। मतलब 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, राइट। आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 अक्रॉस दिस। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले देखो क्या करेंगे बच्चा लोग, पहले ये दोनों पैरेलल में है, राइट। 3 और 6 पैरेलल में है, तो अगर 3 और 6 पैरेलल में होंगे तो ऐड हो जाते हैं और आंसर 9 हो जाएगा। तो अगर इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करूं तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देयर विल बी ए कैपेसिटर ऑफ 4.5 माइक्रोफैराड, 4.5 माइक्रोफैराड, और ये हो जाएगा 9, है ना। 3 + 6 9 हो जाएगा। तो नाउ यू विल हैव ओनली 2 कैपेसिटर्स, ओके। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, और इनके अक्रॉस एक बैटरी है जो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। अब एक बात तो पक्की है बच्चा लोग, क्योंकि ये 4.5 और 9 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों के अक्रॉस क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। मतलब अगर यहां पे चार्ज Q होगा तो यहां पे भी चार्ज Q होगा। Q चार्ज विल बी सेम बिकॉज ये दोनों तो सीरीज में है, ओके। लेकिन इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। दोनों सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालूंगा तो आंसर आएगा 1/CS विल बी इक्वल टू, या 1/C इफेक्टिव, सीरीज में ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/C वाला, दैट विल बी इक्वल टू 1/4.5, ओके, प्लस 1/9, 1/9 विच विल बी इक्वल टू व्हाट? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? देखो 13.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 9, राइट है ना। 4.5 इंटू 9, तो ये मेरे ख्याल से 1 टाइम और ये मेरे ख्याल से 3 टाइम हो जाएगा, राइट, 3 टाइम्स। तो आंसर आएगा 1/3। 1/3 तो C इफेक्टिव का आंसर आएगा, उल्टा कर लो 1/3 का, तो 1/3 का उल्टा करोगे तो बच्चे लोग आंसर आएगा 3 माइक्रोफैराड। तो तुम्हारा C इफेक्टिव क्या आ गया? 3 माइक्रोफैराड आ गया, करेक्ट है। तो अब तुम टोटल चार्ज निकाल सकते हो। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे बच्चा लोग? टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? C इफेक्टिव इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि है 12 वोल्ट, राइट। तो आंसर आएगा 3 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू, देखो ये 3 माइक्रोफैराड था, तो 3 माइक्रोफैराड इंटू 12 करोगे तो आंसर आएगा 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज मतलब इस कैपेसिटर पे भी चार्ज मालूम है और इस कैपेसिटर पे भी। अब तुमको क्या चाहिए था बच्चा लोग? तुमको ये जो कैपेसिटर है पहला वाला, है ना, फर्स्ट वाला, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था V1। तो बहुत आसान है, V1 विल बी इक्वल टू Q, चार्ज तो हम जानते हैं उस कैपेसिटर में, डिवाइडेड बाय C1 कर लो। अब Q कितना था? 36 माइक्रोकूलम, राइट, डिवाइडेड बाय C1। C1 कितना है? देखो C1 है 4.5 माइक्रोफैराड, राइट ना, माइक्रोफैराड। तो ये आंसर आएगा बच्चा लोग 4.5 है ना, तो एक सेकेंड ना, 8 आएगा आंसर, 8 वोल्ट। सो 8 वोल्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा लोग 8 वोल्ट है, राइट। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग, ये वाला क्वेश्चन। तो 8 वोल्ट देखो ऑप्शन में है ना, ये है 8 वोल्ट, तो ये तुम्हारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14 अक्टूबर के बाद, हाँ 15 अक्टूबर वाला क्वेश्चन है, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू लिसन हियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हुआ है आगे चल के, ओके, देख लेते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, ठीक है। द चार्ज स्टोर्ड इज Q। मतलब मैं लिख सकता हूं कि कोई कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल डिफरेंस V था और चार्ज Q था। तो मैं लिख सकता हूं Q विल बी इक्वल टू CV, Q विल बी इक्वल टू CV, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में when the potential across the capacitor is reduced by V dash, मतलब V dash कम किया गया पोटेंशियल, तो चार्ज हो गया Q डैश, ओके। जब पोटेंशियल कम हुआ V डैश तो चार्ज हो गया कितना? चार्ज हो गया Q डैश। तो कैपेसिटेंस C कितना है, और तुमको आंसर देना है Q डैश और V डैश के टर्म्स में। तो देखो बच्चा लोग बहुत आसान है, तो चार्ज बिकम्स Q डैश, मतलब नया वाला चार्ज हो गया Q डैश, कैपेसिटेंस तो C ही होगा, कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, कम होके कितना हो? कम, रिड्यूस्ड बाय V डैश, मतलब V माइनस V डैश हो गया, राइट।
ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है, या सेकेंड इक्वेशन मत लिखो, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारा नया चार्ज क्यू डैश था, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया v माइनस वी डैश। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो बच्चा लोग, यू कैन राइट दिस एज क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी माइनस सी वी डैश। ठीक है, अब ये सी वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्यू हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वी, सी वी इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आई विल राइट दैट, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या किया, मैंने इस CV को Q लिख लिया। अब देखो मेरे पास ऑप्शंस में क्या क्या बचे हैं, Q डैश, Q और V डैश, तो मेरा आंसर आ गया। अब देखो इसको थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करो, माइनस CV डैश को लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, CV डैश हो जाएगा, CV डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश, राइट। तो कैपेसिटेंस का आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, कैपेसिटेंस विल बी Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय V डैश, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टफ नहीं था, लेकिन क्या इसमें अगर ये क्लिक नहीं हुआ कि सीवी को क्यों लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बच्चा घूमता रह जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट। तो थोड़ा ट्रिकी है बोल सकते हो। ये क्वेश्चन में नहीं कर रहा बच्चा लोग 15 अक्टूबर वाला, क्योंकि 15 अक्टूबर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 14 अक्टूबर में 14 अक्टूबर 2020 वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, और याद रखना बच्चा लोग कि ये मैंने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है, और आप देखना मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखना, तुमको सब वीडियोस धीरे धीरे दिखने लगेंगे उसमें। तो प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पे जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट ढूंढना, प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा सीईटी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसमें तुम देखना तुमको सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मिल जाएंगे और इसका पहला वीडियो भी मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ये क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी। ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेट आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल मतलब दोनों की कैपेसिटेंस सीसी है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, ओके, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ अगर तुमको देखना है, तो ये C है, तो ये भी C है, और इन दोनों को ये C है, ये C है, और इसके अक्रॉस एक बैटरी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। देखो हमको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को बता देता हूं कि क्योंकि इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम है ना, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। मतलब ये V वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये V/2 हो जाएगा और ये भी V/2 हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, शायद नहीं भी पड़े, हो सकता है, बट मैं तुम लोगों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर कैपेसिटर्स इक्वल होते हैं और सीरीज में, तो पोटेंशियल जो है ना इक्वली डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, इफ वन ऑफ द कैपेसिटर्स इज इंसर्टेड इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर वन, तो दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सुनो बच्चा लोग, अब क्या हुआ इसमें, देखो क्या किया गया, देखो ध्यान से देखना। सी ये तुम्हारा कैपेसिटेंस को कुछ नहीं किया गया, तो ये C ही होगा, लेकिन एक कैपेसिटर के अंदर तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मतलब कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, समझो इसके अंदर तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया, K, राइट। अब बच्चा लोग याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा मालूम है, इसका कैपेसिटेंस पहले C था ना, अब उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc। नाउ द कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, Kc। अब उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc, ओके, K टाइम्स बढ़ जाएगा। और क्या पूछा हुआ है हमसे, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर वन। अच्छा, बैटरी तो वही है इनके बीच में जो पहले था। एक काम करते हैं बच्चा लोग, देखो सिंपल सी लॉजिक है, देखो मैं बता रहा हूं, बैटरी तो वही है, बैटरी तो नहीं बदला, राइट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इधर भी चार्ज Q आएगा और इधर भी चार्ज Q आएगा, दोनों में चार्ज तो Q होगा, सेम होगा चार्ज, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले इस Q को निकाल लेते हैं, Q इफेक्टिव को निकाल लेते हैं। और बच्चा लोग बहुत आसान है, Q कैसे निकालोगे, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालो, देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं तुमको, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन बच्चा लोग मैं तुमको सजेस्ट करूंगा ऐसा नहीं करने का, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे ना, तुम सीधा क्या करो, प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो C इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, देखो C इफेक्टिव विल बी प्रोडक्ट मतलब C इंटू KC डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। अल्टीमेटली ये आंसर आता कैसे है, वही करके आता है 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। उसको सॉल्व करोगे तो C इफेक्टिव का आंसर आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बस मैं वही कर रहा हूं, प्रोडक्ट अपॉन सम डायरेक्ट कर लेने का, तो C प्लस KC करोगे ना तो K प्लस 1 इंटू C आएगा, राइट।
तो ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिखा और नीचे सम लिखा, तो ये वाला सी और ये वाला सी कट गया। अब मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूं ना बच्चा लोग। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? सी इफेक्टिव ओके इंटू वी, सी इफेक्टिव इंटू वी, दिस इज हाउ यू विल गेट द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज मिल गया ना बच्चा लोग, तो तुमको क्या चाहिए? तुमको इस वाला जो दूसरा वाला कैपेसिटर ना जिसमें डायरेक्ट्रिक नहीं डाला है, ये वाला, ये इसके अक्रॉस तुमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये वाला, ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। तो क्या करोगे देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक काम करते हैं ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 बुला लेता हूं। तो V1 विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस। अब जो दूसरा वाला कैपेसिटर है जिसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, उसका कैपेसिटेंस तो C था। तो आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? C इफेक्टिव, देखो क्यू क्या है, C इफेक्टिव इंटू V डिवाइडेड बाय C, और C इफेक्टिव तुम निकाल चुके हो बच्चा लोग। C इफेक्टिव कितना था? KC अपॉन K प्लस 1 ओके इनटू, ये तो तुम्हारा सी इफेक्टिव है, इनटू व्हाट? V बाय C। तो V बाय C करोगे तो C और C कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा KV अपॉन K प्लस 1, और KV अपॉन K प्लस 1 मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन था। अब प्रैक्टिस होने के बाद क्या हो गया कि तुम्हारा और अच्छे से ग्रिप आ जाएगा इसके ऊपर, राइट? इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि रिपीट होते हैं बच्चा लोग, इसलिए करना चाहिए। अच्छा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अक्टूबर में पूछा हुआ शिफ्ट 2 में, टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज C एंड 2C। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि 2020 में 14 बार पेपर्स हुए, 14 CET पेपर्स हुए। तो अगर बच्चा खाली 2020 का ही पेपर कर ले तो उसको 14 इंटू 50 है ना, 700 MCQs मिल जाएंगे। तो 2020 का पेपर तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही 2021 का पेपर आएगा। बिकॉज 2020 में जो कोविड का सिचुएशन था वही 2021 में भी होगा। और देखो 2020 में पेपर अक्टूबर के महीने में हुआ था, लेकिन इस बार सितंबर में बोल तो रहे वो लोग करने के लिए, डेट आया नहीं अभी तक, राइट? तो देखते हैं, जो बोलेंगे वो लोग करेंगे शायद, है ना। टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी C and 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज विद द थर्ड कैपेसिटर 3C। ठीक है, देखो ऐसे सिचुएशन को विजुअलाइज कर लो कि एक कैपेसिटर है C और एक दूसरा कैपेसिटर है 2C, एंड हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये C और 2C को कैसे कनेक्ट किया गया बच्चा लोग? इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, and this is connected in series with the third capacitor 3C. Okay, and the combination is charged to V volt, मतलब सबके across total potential difference जो लगा है वो V volt का लगा है, right? V volt is the potential difference across all of them, right? V. द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर C, मतलब इसके ऊपर चार्ज निकालना है। तो देखो बच्चा लोग बड़ा आसान है, अगर तुम सोचो इसके बारे में सोचो ना बच्चा लोग, इसके बारे में देखो, इसके बारे में सोचो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, C प्लस 2C 3C हो जाएंगे। मतलब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होता बच्चा लोग तो ऐसे बनाता ना, 3C और 3C, है ना। और मैंने तुमको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर कैपेसिटर्स इक्वल होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर ये V है तो इसके अक्रॉस क्या होगा? V/2, इसके अक्रॉस भी V/2, आधा आधा दोनों को मिलेगा, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से सुनना बच्चा लोग, तो एक चीज तो पक्का हो गया ना, मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जान गया V/2, राइट? और मुझे इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, तो कैसे निकालूंगा बच्चा लोग? Q इज इक्वल टू C, है ना। इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल डिफरेंस में जानता हूं V/2 है, तो बस आंसर आ गया CV/2। CV/2 इज द आंसर, ये आंसर है बच्चा लोग। सो इसको टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, है ना, तुरंत हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इज 3 माइक्रोफैराड। मतलब जब एयर था मीडियम तो कैपेसिटर कितना था? 3 माइक्रोफैराड, राइट। अब क्या हो गया कि इसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक डाला गया प्लेट्स के बीच में और अब कैपेसिटेंस हो गया 15 माइक्रोफैराड। मतलब जब मीडियम डाला गया, मीडियम के साथ कैपेसिटेंस हो गया 15 माइक्रोफैराड, और तुमको निकालना है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन निकालना है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, निकालते हैं बच्चा लोग। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मीडियम डालने से होता क्या बच्चा लोग? मीडियम डालने से तुम्हारा कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब समझो वो C था, जब एयर मीडियम था प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस C था, तो मीडियम डालने से कैपेसिटेंस KC हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडियम वाला कैपेसिटर will be equal to K times dielectric constant times capacitance in air, बराबर है। तो इससे मुझे K मिलेगा, K will be equal to C medium divided by C air, right? C medium divided by C air, और वो होगा 15/3, तो आंसर आएगा 5। तो K का आंसर तो 5 आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉर्मूला और मालूम होना चाहिए बच्चा लोग कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया नहीं होगा, बच्चों को याद रखना चाहिए, लेकिन एनीवेज तुम्हारे केस में दिया हुआ है, सीईटी में देते हैं वो लोग, सीईटी में तो साइन 45 कॉस 45 का भी वैल्यू दिया जाता है, साइन 90 कॉस 0 का भी वैल्यू देते हैं वो लोग, राइट। तो ठीक है, सीईटी में देते हैं तो देते हैं, या शायद इस साल दिया होगा क्योंकि तुमको मालूम है पैंडेमिक था, प्रॉब्लम थी, तो शायद दे दिया होगा बच्चे लोग को। और बच्चा लोग इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर आएगा 44.25, है ना, 44.25 इंटू 10 रेज टू -12, राइट। जिसको थोड़ा सा टर्म्स को अगर रीअरेंज किया जाए तो आंसर आएगा 0.4425, ओके, इंटू 10 पावर -10। यूनिट्स को लेके ज्यादा परेशान मत होना बच्चों, क्योंकि यूनिट्स दिया ही नहीं ऑप्शंस में, है ना, तो टेंशन मत लेना। तो ये तुम्हारा आंसर है बच्चा लोग, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर of radius capital R in terms of electric intensity E at a distance R in the free spaces। मतलब तुमको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और बोला हुआ है कि पॉइंट बाहर है, मतलब स्फीयर के बाहर है। तो सिंपल सी फॉर्मूला है बच्चा लोग इसके लिए, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज गिवन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E outside a charged sphere is given by the formula sigma upon epsilon naught into capital R square by R square, right। और तुमको क्या पूछा है, सिग्मा पूछा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट छोटा R स्क्वायर, और ये बड़ा R स्क्वायर नीचे चला जाएगा, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आंसर आएगा E एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R द होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तो बच्चा लोग आंसर है डी, और ये फॉर्मूला तुमको एज इट इज डायरेक्टली गवर्नमेंट बुक में मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर इज, डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल डालने से क्या होता है। तो बच्चा लोग सिंपल है, तुमको मालूम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूं, सुन लेना, v मतलब वेलोसिटी मत समझ लेना, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, राइट। तो अब कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, देखो डाइइलेक्ट्रिक डालने से E कम होता है, E कम होगा तो V कम होगा, सिंपल सा लॉजिक है। देखो V इज इक्वल टू ईडी, V इज इक्वल टू ईडी ऑन इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक, ऑन इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक, ऑन इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है बच्चा लोग, डाइइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, तो उसके वजह से V भी कम हो जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए रेड्यूस द पोटेंशियल ऑन द प्लेट्स, ठीक है, टू रेड्यूस द पोटेंशियल ऑन द प्लेट्स। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये 19 अक्टूबर का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। टू कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देख लो। अ थर्ड कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड इज connected in series with the combination, a battery of 12 volt is connected across them, what is the charge on 2 microfarad। मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हम लोग कर चुके हैं। देखो क्या करना है, ये 2 और 4 है ना बच्चा लोग, ये 2 और 4 सीरीज में है ना, ये 2 और 4 सीरीज में, अगर ये 2 और 4 सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, सॉरी पैरेलल में, आई एम सो सॉरी, पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो तुमको डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, 6 और 6 के 2 कैपेसिटर दिखेंगे, 6 और 6 के 2 कैपेसिटर दिखेंगे, 6 और 6 है ना, 6 और 6 के 2 कैपेसिटर दिखेंगे, और ये तुम्हारा 12 वोल्ट होगा, करेक्ट है, ये तुम्हारा 12 वोल्ट है। अब मैं तुम लोगों को बता चुका हूं बच्चा लोग कि अगर ये दोनों कैपेसिटर इक्वल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड होगा, तो 12 वोल्ट में 6 वोल्ट इसको मिलेगा और 6 वोल्ट उसको मिलेगा, है ना, मतलब 6 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन को मिलेगा, यहां से यहां तक 6 वोल्ट और यहां पे 6 वोल्ट। हम लोग को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो उसको, हमको चाहिए चार्ज ऑन द 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, मतलब इसके ऊपर हमको चार्ज चाहिए ना, इसके ऊपर। अब देखो ना, इसके ऊपर चार्ज निकालना कितना इजी हो गया बच्चा लोग। सी आई नो द कैपेसिटर का वैल्यू 2, और मुझे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है 6, और Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV मतलब C मतलब 2 माइक्रोफेरेड और V मतलब 6, तो आंसर आएगा 12। लेकिन संभालना, यूनिट इसका माइक्रो है, इसका वोल्ट है, तो ये आंसर आएगा माइक्रो कूलम में, तो आंसर इज 12 माइक्रो कूलम, राइट, दिस इज द आंसर, 12 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, ये देखते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इन द कॉम्बिनेशन। तो सुनो बच्चा लोग, देखो मतलब कैपेसिटेंस निकालना है इफेक्टिव, इससे इजी क्या पूछ लेंगे। देखो ये 1.5 और 1.5 पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1.5 और 1.5 पैरेलल में कनेक्टेड है,
और तुम सब जानते हो कि 1.5 और 1.5 अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके कितना हो जाएंगे बच्चा लोग, 1.5 और 1.5 ऐड करोगे तो 3 हो जाएंगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये 3 है, ये बीच वाला भी 3 है, और ये भी 3 है, दोनों सब 3 3 3 है, राइट। और ये 3 3 3 सब सीरीज में कनेक्टेड है, 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा पॉइंट पी, और इसको मैं बोल दूंगा पॉइंट क्यू, और सारे सीरीज में है ना, ये तीनों तो सीरीज में है। तो हाउ विल यू गेट द आंसर, 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करना, आंसर 1 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। सो C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। तो बच्चा लोग ये तुम्हारा आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, ये देखते हैं। The earth is assumed to be a charged conducting sphere having volume V and surface area A. The capacitance of the earth in free spaces. तो बच्चे लोग देखो, ये हर टीचर पढ़ाता है, भले ये बुक में हो या नहीं हो, लेकिन हर टीचर ये बच्चे लोग को पढ़ाता है कि अगर स्पेरिकल कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम होना चाहिए, राइट। सो फॉर अ स्पेरिकल कैपेसिटर, अगर स्पेरिकल कैपेसिटर होगा, स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आई एम सो सॉरी, चार्ज नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, उनको तो आंसर वॉल्यूम और एरिया में चाहिए। तो ये छोटा सा ट्विस्ट उन्होंने किया है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो अब क्या करोगे, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर के लिए, राइट। और सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चा लोग अगर तुम डिवाइड करोगे ना V बाय A को, अगर V बाय A को डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा R और 3, R/3 बचेगा। तो R को तुम लिख सकते हो, R के जगह पे लिखा जा सकता है R विल बी इक्वल टू 3V बाय A, मतलब R के जगह पे बच्चा लोग हम लोग लिख सकते हैं 3V बाय A। तो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3V बाय A। तो कैपेसिटेंस का आंसर होगा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V बाय A। और ऐसा ऑप्शन है बच्चा लोग, देखो ये ऑप्शन है, राइट, दिस इज द ऑप्शन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके लिए बच्चे को स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर मतलब किसी बच्चे को वो नहीं आता तो सब नहीं कर पाएगा, और उसके बाद उसे क्लिक होना चाहिए कि आंसर रेडियस के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम और एरिया को कैसे करेक्ट करना है वो भी तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, ये मतलब ये 2019 में पूछा था, लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को एज इट इज 2020 में वापस पूछ लिया गया था। 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और ये तुमको मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 के वीडियो में मिल जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे सर राजू आपको मालूम था कि ऑलरेडी पूछा गया तो आपने फिर से इस क्वेश्चन को क्यों डाला, राइट। तो मैं बताता हूं, मैं तुमको सिर्फ इतना तुम लोग को आइडिया देना चाहता हूं कि क्वेश्चंस डू रिपीट, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके 2020 का क्वेश्चंस, ओके। तो 2020 के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए बच्चे तुम लोग को। देखो हम लोग 2019 पे आ गए, अब तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करवा रहा हूं, 2020 पहले करवा लिया, 2019 चालू हो गया हमारा, राइट। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। अब ये थोड़ा सा टफ है बच्चा लोग। अब जब लेक्चर नंबर 1 लिया था ना, तो मैंने ये फॉर्मूला बच्चे लोग को दिया था मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का, मैं वापस कर लेता हूं, टेंशन मत लेना, डोंट वरी। In air, a charged soap bubble of radius r breaks into 27 small soap bubbles, मतलब एक बड़ा ड्रॉप टूट के 27 ड्रॉप बन गया, ऑफ इक्वल रेडिया है छोटा r। तो एक बड़ा ड्रॉप था जिसका रेडियस था कैपिटल R, और वो टूट के कितने ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, 27 ड्रॉप में, और उन 27 ड्रॉप्स का रेडियस क्या हो गया, छोटा r ईच। द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल फोर्स ऑफ बिग बबल टू दैट ऑफ द स्मॉल बबल, हमको मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए बिग बबल डिवाइडेड बाय स्मॉल सोप बबल। तो देखते हैं कैसे करेंगे बच्चा लोग, सुनो। तो पहले तो मैं तुम लोग को बता देता हूं कि मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, मैं बता चुका हूं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है, राइट। ये फॉर्मूला है जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ये। और सिग्मा मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया।
चार्ज अपॉन एरिया मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन स्फीयर का, अभी तुम्हारे केस में सोप बबल है तो उसका सरफेस एरिया क्या लोगे तुम लोग, सरफेस एरिया लोगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा ना। सुनो, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा स्क्वायर लिखा है ना, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ए क्या लोगे 4 पाई आर स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखना है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चा लोग, इन अदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको मैं लिखूंगा बच्चा लोग छोटा एफ लिख देता हूं, छोटा एफ लिख देते हैं, एफ मत लिखो, इनफैक्ट कुछ भी लिख दो, सो छोटा एफ, या मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग एक काम करते हैं, एफ अपॉन ए लिख देता हूं ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, देखो ये 2 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो मुझे आंसर मिला क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन क्या, आर रेज टू 4 बराबर है। अब सुनो बच्चा लोग, समझो ये बड़ा ड्रॉप का था, इक्वेशन नंबर 1, तो छोटे ड्रॉप के लिए क्या होगा, देखो छोटे ड्रॉप का एफ अपॉन ए, तो ये एफ अपॉन ए बड़े ड्रॉप का, छोटे ड्रॉप में क्या होगा, यहां छोटा क्यू लिख देता हूं और यहां छोटा आर लिख देता हूं, तो छोटा क्यू स्क्वायर अपॉन आर रेज टू 4। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। पहले मैंने तुमको मैकेनिकल फोर्स फॉर यूनिट एरिया का फॉर्मूला बताया, फिर मैं जानता हूं कि 2 4 पाई ये सब तो कांस्टेंट है, तो इनको हटा दो, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो याद रखना ये बिग ड्रॉप के लिए और ये स्मॉल ड्रॉप के लिए। ठीक है, हमको क्या करना था, बिग बबल ओके अपॉन सोप बबल का रेशियो, अपॉन स्मॉल बबल का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो निकालते ना, डिवाइड करते हैं दोनों को। तो डिवाइड करने के लिए मुझे एक पेज की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो मैं एक पेज लेता हूं, पेज ऐड कर रहा हूं, रुको, आई विल जस्ट ऐड अ पेज, ओके आई विल ऐड अ पेज स्टूडेंट्स। चलो देख लेते हैं बच्चा लोग, सी, तो आई विल ऐड अ पेज हियर एंड लेट अस सी दैट ये बिग बबल अपन स्मॉल बबल का रेशियो डिवाइड करना है मुझे। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा ना बच्चा लोग, तो क्या होगा, देखो एफ अपॉन ए फॉर द बिग बबल अपॉन एफ अपॉन ए फॉर द स्मॉल बबल, ओके दैट विल बी इक्वल टू, क्या आएगा इधर आंसर पीछे देखो, क्यू स्क्वायर बाय आर रेज टू 4, क्यू स्क्वायर बाय आर रेज टू 4 इंटू उल्टा हो जाएगा छोटे वाले का, आर रेज टू 4 अपॉन छोटा क्यू स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, क्यू अपॉन क्यू, ओके द होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन बड़ा आर द होल रेज टू 4। मतलब थोड़ा टफ है क्वेश्चन। अब इसके बाद में तुम्हारा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सी हाउ विल यू डू दिस, सी हुआ क्या, देखो बच्चा लोग, तुम्हारा एक बड़ा ड्रॉप 27 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया ना, तो सीधा रिलेशन याद रखने का, मैं प्रूव भी कर सकता हूं लेकिन बच्चे लोग को याद रखना पड़ता है कि अगर एक बड़ा ड्रॉप n ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो रिलेशन है r इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। मतलब बड़ा r होगा, तुम्हारे 27 ड्रॉप थे ना, तो 27 का क्यूब रूट इंटू छोटा r। इन अदर वर्ड्स बड़ा r और छोटा r का क्या रिलेशन होगा, बड़ा r विल बी 3 टाइम्स ऑफ छोटा r, राइट। नॉट ओनली दैट देखो तुम्हारा जब एक बबल था तो उसके ऊपर चार्ज क्यू होगा, जब वो 27 पार्ट में टूट गया तो अब चार्ज कितना होगा, क्यू बाय 27, हर एक ड्रॉप पे चार्ज होगा क्यू बाय 27। मतलब तुम्हारा छोटा क्यू होगा ना, वो बड़े चार्ज का 1/27 होगा। चार्ज इज एडिटिव, जब तुमने एक ड्रॉप को 27 पार्ट में तोड़ दिया तो हर एक ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाय 27 सब पे होगा। इन अदर वर्ड्स तुम लिख सकते हो कि बड़ा क्यू इज इक्वल टू 27 इंटू छोटा क्यू। तो बस अब क्या करना है, ये सब कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन 1 में, है ना। अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एफ बाय ए फॉर द बिग सोप बबल डिवाइडेड बाय एफ बाय ए फॉर द स्मॉल सोप बबल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू, 27 आएगा, 27 का स्क्वायर आएगा इधर, क्यू अपॉन क्यू, और छोटा आर अपॉन बड़ा आर ना, छोटा आर अपॉन बड़ा आर आएगा 1/3, तो 1/3 का होल रेज टू 4 आएगा। तो ये आंसर अगर देखा जाए तो 27 इंटू 27, ओके
इंटू 1/9 इंटू 9 है ना, 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर ऐसा करते, 3⁴ मतलब 9 इंटू 9। तो क्या हुआ फिर, ये 9 1 जा 9 3 जा और ये भी 9 1 जा 9 3 जा, तो बच्चा लोग आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 9/1, 9/1। और पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसा आंसर है क्या, हाँ ऐसा आंसर है, तो आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है क्वेश्चन इजी तो नहीं था, बट ठीक है मैनेज। तो एक तो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ सकते हैं ना वो लोग, मतलब ऐसे। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव डन दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच वन इज पोलर। देखो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो थोड़ा सिमेट्रिक नहीं होता। इन अदर वर्ड्स ऐसा बोल सकते हो कि जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट ओवरलैप। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है बच्चा लोग, और ये तुम लोग बुक में देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हमारे गवर्नमेंट स्टेट, हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला क्वेश्चन, सी। In a parallel plate capacitor, the distance between the plates is reduced to 1/4। मतलब जो नई वाली डिस्टेंस है d डैश, वो पहले वाले डिस्टेंस का क्या हो गया 1/4, बराबर, इज reduced to 1/4 and the space between them is filled with a dielectric of constant 2। मतलब सेकेंड केस में क्या हो गया, देखो पहले तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक था ही नहीं, अब डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया, राइट। तो अगर पहले वाली कैपेसिटी तुम्हारी 4 थी, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस तुम्हारी 4 थी, तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी, यही क्वेश्चन है ना, सिंपल। देखो कर लेते हैं, डोंट वरी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। और नए वाले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ए तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन के आएगा, क्योंकि मीडियम आ गया ना, मीडियम आएगा तो यहां पे के लिखना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी डैश, डी डैश। या इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ए, ओके, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है तो 2 लिखता हूं, इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बच्चा लोग इधर डी डैश के जगह पे क्या आएगा, डी बाय 4, तो ये 4 ऊपर चलाएगा। तो थोड़ा सा और बुद्धि लगाओगे तो आंसर आएगा 8 इंटू ब्रैकेट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और बच्चा लोग अगर थोड़ा सा सोचो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो सी है, तो ये आंसर आएगा 8c। और सी तुम जानते हो बच्चा लोग, सी 4 था, तो आंसर आएगा 8 4 जा, दैट इज इक्वल टू 32। तो आंसर आएगा 32 माइक्रो फैरेड, और 32 माइक्रो फैरेड ऑप्शन में है, तो ये तुम्हारा आंसर है, राइट। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इसमें ना करेक्शन है बच्चा लोग, यहाँ पे ये m का पावर सब 0 होना चाहिए, m का सारा पावर 0, सब ऑप्शन में m का पावर 0 होना चाहिए। तो मैं तुम लोग को बता देता हूं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फॉर्मूला देख लो क्या है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज सेम एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज सेम एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन डायमेंशंस। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम मतलब A1 T1, और एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, मतलब L2 होगा। तो आंसर आना चाहिए बच्चा लोग L - 2 T1 A1, या I1 भी लिख सकते हो करंट को, नो प्रॉब्लम, करंट को I1 ही लिखना अच्छा रहेगा इस केस में, I1 लिख देते हैं, I1, राइट। तो आंसर आएगा L - 2 T1 I1, L - 2 T1 I1, तो ऑप्शन नंबर डी। M नहीं आएगा, याद रखना, M का पावर 0, इसमें प्रिंटिंग एरर था, मैंने चेंज कर दिया उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। अ चार्ज्ड कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। अ चार्ज्ड कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ओके। मतलब ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, ठीक है बच्चा लोग, याद रखना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला क्या है, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब क्या होगा, समझो स्फीयर की बात होगी, अगर जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। और अगर बच्चा लोग तुम देखो, मैं तुमको एक फॉर्मूला दिखाता हूं, सी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये फॉर्मूला देखो। अगर तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब सरफेस के जस्ट बाहर क्या होगा, डिस्टेंस और रेडियस सेम हो जाएंगे, तो ये r स्क्वायर कट जाएगा ना, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना आप लोग, ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला है, और ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस की वैल्यू दी हुई है 10 पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू मुझे दी हुई है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फिर वो लोग क्या बोलते हैं देखो, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E जस्ट आउटसाइड द सरफेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। मतलब अब इसको मीडियम में रखा गया, तो बच्चा लोग मीडियम में रखने से क्या होगा मालूम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है मीडियम में रखने से, मीडियम में रखा गया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इसको मैं ई डैश बुला लेता हूं, क्योंकि इसको ई बुलाना है, मीडियम वाले को ई बुलाना है। देखो वो लोग बोलते हैं मीडियम वाले को ई बुला लो, तो जो पहले वाला था उसको ई डैश बुला लेता हूं। मीडियम में रखने से कुछ होगा नहीं, खाली यहां नीचे के आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, राइट। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो बच्चे लोग मैं जानता हूं ना, व्हाट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन के इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो होगा 10⁻³ फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 10⁻³ है, और के दिया हुआ है मुझे 4, तो 1000 10⁻³ मतलब 1000/4, तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 250 वोल्ट पर मीटर, और 250 वोल्ट पर मीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I think now I will stop here, students. So thanks for watching the video. Do subscribe the channel and share the video with your friends. Okay. Thank you so much.